नमस्कार दोस्तों, आई विजन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के एक नए जिले सांचौर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हाल ही में नया जिला घोषित किया गया है। इससे पहले हमने अनूपगढ़ के बारे में पढ़ लिया था अच्छे से। दोस्तों, अभी एक माहौल सा चल रहा है कि जब से ये नए जिले बने हैं तब से विद्यार्थियों के लिए टेंशन बढ़ गया है कि अब तो राजस्थान का पूरा भूगोल चेंज हो गया है। अब क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या याद रखें। तो दोस्तों, आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि राजस्थान का भूगोल नहीं बदला है। राजस्थान का वही भूगोल है जो पहले था। सिर्फ कुछ जिलों का सृजन किया गया है, कुछ नए जिलों का परिसीमन किया गया है, जिसके कारण कुछ फैक्ट है जो थोड़े अपने को याद रखने पड़ेंगे। ज़्यादा लोड लेके इनको नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको पूरा पूरा दिन खराब नहीं करना है। जैसे अभी जिन लोगों के एग्ज़ाम है, जैसे पशु परिचारी वाले हैं, संगणक है, कांस्टेबल है, तो इन लोगों को इनके अंदर ज़्यादा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना है, जैसे कौन सा जिला तोड़ के नया जिला बनाया गया है, कौन कौन सी तहसीलें हैं, और कुछ ऐसे विशेष स्थान है जो थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इसके अंदर बिल्कुल बारीकियों में अंदर नहीं जाना है। आगे एग्ज़ाम है, सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, इसी के पीछे मत पड़े रहना। तो मेरी सलाह यही है कि आपको जहाँ पे भी कोई सा भी वीडियो, जहाँ 10-15 मिनट का अच्छा वीडियो मिल जाए, जिसमें फैक्ट मिल जाए, वहाँ से इन टॉपिक को पढ़ लो। इसके लिए 2-2 4-4 घंटे के वीडियो देखने की और टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सांचौर का प्रशासनिक परिचय देखेंगे। सांचौर एक्चुअल में पहले जालोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, और इस जालोर जिले की एक तहसील को एक जिला बना दिया गया है। ये कब बनाया था, इसकी घोषणा कब की जाती है? 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा एक घोषणा की जाती है, जिसमें 19 तो नए जिले बनाए जाते हैं और 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। उसमें ही शामिल था ये सांचौर भी। तो सांचौर जालोर की एक तहसील थी, जिसको 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई एक जिले के रूप में। फिर मंत्रिमंडल के द्वारा 4 अगस्त 2023 को इसका क्या होता है, मंजूरी मिल जाती है, और इसकी अधिसूचना जारी की जाती है 6 अगस्त 2023 को, और अधिसूचना को लागू किया जाता है 7 अगस्त 2023 को। और इसके साथ ही सांचौर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? एक तो ये तारीखें याद रखनी है। ये क्यों याद रखनी है? क्योंकि एक मान के चलो कि आने वाले हर एग्जाम में ये 1 साल तक तो आपके करंट जीके का प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? करंट जीके का प्रश्न रहेगा। ये कभी भी कोई भी डेट पूछ सकता है, इसलिए याद रखना 17 मार्च को घोषणा की गई थी 2023 को। और अगस्त की 3 तारीखें याद रखनी है। कौन कौन सी अगस्त की तारीखें याद रखनी है? एक तारीख तो आपको याद रखनी है 4 अगस्त, दूसरी याद रखनी है 6 अगस्त, और तीसरी याद रखनी है 7 अगस्त। 4, 6 और 7 तीनों ही तारीखें अगस्त महीने की है, तो ये तीनों तारीखें याद रखना। अगर ज़्यादा याद नहीं रहती है तो 2 तारीख स्पेशल याद रखना। 17 मार्च 2023 को घोषणा होती है, और लागू कब होती है, अधिनियम लागू कब होता है? 7 अगस्त 2023 को। चलिए, उसके बाद अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में है। वो कितने हैं? 75। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जिसके अंदर 53 जिले हैं। और राजस्थान का नंबर अब कौन सा लगता है? तीसरा, जिसके अंदर 50 जिले हैं। राजस्थान में पहले कितने जिले थे? 33 थे। और जब से ये घोषणा हुई है 17 मार्च को, उस दिन से बढ़कर ये कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। तो जिलों की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में तीसरा नंबर है। लेकिन आपको ध्यान को अशोक गहलोत जी ने एक और घोषणा करी थी, जिसमें 3 नए जिले बनाने की घोषणा करी थी। ठीक है, अगर वो 3 जिले भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो राजस्थान में भी जिलों की संख्या 50 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। और अगर राजस्थान में 53 जिले होते हैं तो फिर हम भी मध्य प्रदेश की तरह पूरे भारत में हमारा भी नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान का नंबर तीसरा नंबर है। क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत के अंदर फर्स्ट स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान है, पहले नंबर पर है। राजस्थान का क्षेत्रफल सभी राज्यों से ज़्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? 7वां। तो जनसंख्या में 7वां स्थान, क्षेत्रफल में पहला स्थान, और जिलों की अगर स्थिति देखें तो तीसरा स्थान है। ठीक है, तारीखें याद रखना 17 मार्च 2023, 4 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त। चलिए दोस्तों, अब हम सांचौर की राजस्थान में स्थिति के बारे में देखेंगे। सांचौर है वो राजस्थान की कौन सी लोकेशन में स्थित है? तो अगर राजस्थान को अपन 4 भागों में बांटते हैं इस तरह से, तो देखिए, ये वाला भाग तो है उत्तरी भाग, ये वाला भाग है वो है दक्षिणी भाग, इधर है पूर्वी भाग, और ये वाला कहलाता है पश्चिमी भाग।
ठीक है, इस तरह से 4 भागों में बांट दिया। अब ये जो सांचौर है उसकी लोकेशन यहाँ पर है, ये पश्चिम और ये दक्षिण, इन दोनों के बीच में। इसलिए अगर पूछा जाता है कि सांचौर राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है, तो इसके लिए आंसर आएगा दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो सांचौर है वो राजस्थान के कौन सी लोकेशन में है, कौन सी दिशा में है, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग का एक जिला है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि सांचौर है वो राजस्थान का पंजाब भी कहलाता है। सांचौर राजस्थान का क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो पुराना नाम था सांचौर का वो था सत्यपुर। पुराना नाम क्या था, सत्यपुर। अब ये सांचौर नया जिला तो बन गया, अब इसको कौन से संभाग में डाला गया है, तो संभाग याद रखना पाली संभाग में। ये पाली संभाग भी अभी नया संभाग बना है। जब 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे उस समय इस पाली संभाग को भी नया संभाग बनाया गया था। कौन से 3 नए संभाग बने याद रखना, एक तो बनाया था पाली को, एक बनाया है सीकर को, और तीसरा बनाया है बांसवाड़ा को। किसको बनाया, बांसवाड़ा को। तो ये 3 नए संभाग बने हैं। कौन कौन से याद रखना, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। तो अब पाली संभाग के अंदर कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो पाली संभाग के अंदर 4 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से, सिरोही, पाली, जालोर और सांचौर। याद रखना सिरोही, पाली और जालोर ये तीनों जिले हैं वो पहले जोधपुर संभाग में आते थे और वहाँ से हटाकर अब इनको पाली संभाग में डाल दिया गया है। फिर जालोर से तोड़कर नया जिला सांचौर बनाया गया, तो इस सांचौर को भी पाली संभाग में डाल दिया गया है। इस तरह से पाली संभाग के अंदर टोटल कितने जिले शामिल किए गए हैं, 4 जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि यह एक बहिर्वर्ती जिला है। कौन, सांचौर। सांचौर एक बहिर्वर्ती जिला है, यह गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता हो तो गुजरात स्टेट है, कौन सा, गुजरात, और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है, कौन बनाता है, सांचौर। इसलिए सांचौर कैसा जिला है, एक बहिर्वर्ती जिला है। कैसा जिला है, बहिर्वर्ती जिला है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये भी याद रखना कि सांचौर है वो कितने जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखना सांचौर के पड़ोसी जिले जिसके साथ में इसकी सीमा टच होती है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, पहला जिला तो है बाड़मेर, ये अपना सांचौर है, ये इस तरह से। तो पहली सीमा इसकी लगती है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के साथ। दूसरी इसके साथ सीमा बनाता है वो बनाता है बालोतरा, और तीसरा बनाता है जालोर, और चौथा सीमा बनाता है सिरोही। तो कौन कौन से ज़िले हैं, तो सबसे पहले याद रखना एक तो बाड़मेर के साथ में सांचौर की सीमा लगती है। फिर ये नया ज़िला बना है बालोतरा, जिसको बाड़मेर से ही तोड़ के बनाया गया था, तो इस बालोतरा के साथ में भी सांचौर की सीमा लगती है। तीसरा जालोर, जालोर खुद जालोर का ही ये भाग था इसलिए जालोर के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। और चौथा है जो कौन सा है, सिरोही, तो सिरोही के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। तो 4 जिलों के साथ में सीमा लगाता है, और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ में। याद रह जाएंगे फैक्ट, एक तो गुजरात को टच करता है इधर वाला भाग, ये वाला भाग है वो किसको टच करता है, गुजरात को। और ये इधर है जो बाड़मेर आ गया, इधर बालोतरा आ गया, इधर आ गया जालोर, और इधर आ गया सिरोही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर बात करें सांचौर के अंदर तहसीलों की संख्या, तो तहसीलों की संख्या 4 है, और अगर उपखंड की बात करें तो उपखंड भी कितने हैं, 4। अब वो 4 तहसीलें कौन कौन सी है, एक तो है सांचौर खुद तहसील है, उसके अलावा दूसरी तहसील है वो है चीतलवाना, तीसरी तहसील है वो है रानीवाड़ा, और चौथी तहसील है वो है बागोड़ा। कौन कौन सी है, एक तो है सांचौर खुद 1 नंबर, दूसरा नंबर दिया हुआ है चीतलवाना 2 नंबर, तीसरा नंबर दिया हुआ है रानीवाड़ा, और चौथा नंबर दिया हुआ है बागोड़ा। तो 4 तहसीलें हैं, और इन चारों तहसील हेडक्वार्टर को ही उपखंड भी बना दिए गए। तो यही चारों क्या है, उपखंड है। दोस्तों मज़े की बात यह है कि सांचौर का आंकड़ा 4 का आंकड़ा याद रखना, क्योंकि इसके अंदर तहसीलों की संख्या भी 4 है, उपखंड की संख्या भी 4 है, और इसको जो टच करने वाले जिलों की संख्या है वो भी 4 है। देखो सांचौर की सीमा 4 अन्य जिलों को छूती है। कौन कौन से हैं, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि बाड़मेर, फिर दूसरा है बालोतरा, तीसरा है जालोर, और चौथा है सिरोही। तो इसके लिए 4 का आंकड़ा याद रखना, सांचौर के लिए 4 का आंकड़ा बिल्कुल फिट बैठेगा। तहसील भी 4, उपखंड भी 4, और जो अन्य जिलों को छूती है वो सीमा भी 4 जिलों के साथ में टच करती है। ठीक है, अब देखेंगे कि चीतलवाना तहसील के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हैं। तो पहला दिया हुआ है रणखार कंजर्वेशन। कौन सी जगह है, रणखार कंजर्वेशन।
दूसरा बताया गया है चितलवाना बांध और तीसरी जगह बताई है गोगा जी की ओल्डी। तो अपने को ध्यान रखना है कि रणखार कंजर्वेशन है ये चितलवाना में है और गोगा जी की ओल्डी भी कहाँ है, चितलवाना में। ये चितलवाना सांचौर जिले की एक तहसील है। पहले ये जालोर में आया करता था, लेकिन अब ये कौन सी जगह, कौन से जिले में आता है, सांचौर में आता है। तो रणखार कंजर्वेशन राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन है और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। गोगा जी की ओल्डी, यहाँ पर गोगा नवमी के दिन मेला पड़ता है। एक मेला पड़ता है ददरेवा में, कहाँ पर, ददरेवा। ददरेवा कहाँ है, चूरू में। और दूसरा मेला कहाँ पड़ता है, गोगा जी की ओल्डी। ये लोकेशन कहाँ पर है, ये सांचौर की तहसील है चितलवाना। और ये जो जगह है वो है खिलेरियो की ढाणी। कहाँ है, खिलेरियो की ढाणी। तो ये खिलेरियो की ढाणी में ये जगह है, कौन सी, गोगा जी की ओल्डी। तो गोगा जी की ओल्डी याद रखना और रणखार कंजर्वेशन याद रखना। चितलवाना बांध तो वैसे भी याद रह जाएगा कि चितलवाना में ही है। फिर आगे देखते हैं कौन सी दिया हुआ है, तहसील सांचौर। अब सांचौर तहसील के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सांचौर में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो है पतमेड़ा गौशाला। पतमेड़ा गौशाला कहाँ है, तो सांचौर तहसील में है और जिला तो सांचौर है ही है। यह भारत की सबसे बड़ी गौशाला है, राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक भी है और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय है। तो इम्पोर्टेंट जगह है ये पतमेड़ा गौशाला, ये भारत की सबसे बड़ी गौशाला है, ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। ये बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला कहाँ पड़ता है, तो ये सांचौर में लगता है, ठीक है। और कौन सी तारीख को, कब लगता है, ये कौन से महीने में लगता है, तो चैत्र शुक्ल एकादशी को। तो सांचौर के अंदर लगने वाला पशु मेला कौन सा है, बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, ठीक है। इसके अलावा सांचौर में एक दरगाह दी हुई है, उस दरगाह का नाम है अब्बन शाह मखदूम पीर की दरगाह। किसकी है, अब्बन शाह मखदूम पीर की दरगाह। ये सांचौर जिले में ही है और सांचौर तहसील में भी है। ये सांचौर तहसील में, सांचौर से कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आगे दिया हुआ है रानीवाड़ा तहसील। कौन सी तहसील, रानीवाड़ा। तो रानीवाड़ा तहसील के अंदर रानीवाड़ा के पास में एक गाँव है बड़गांव। कौन सा गाँव है, बड़गांव। इसको सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। बड़गांव को क्या कहा जाता है, सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। और सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, ध्यान रखना। जो सांचौर जगह है, इस सांचौर को तो क्या कहा जाता है, सांचौर को तो कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। और अगर ये पूछा जाए कि सांचौर का कश्मीर किसको कहा जाता है, तो याद रखना बड़गांव को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में रानीवाड़ा के पास में एक गांव है जिसका नाम है सेवाड़िया। एक्चुअल में ये गलत सेवड़िया लिख दिया है, इसको लिखना है सेवाड़िया। गांव का नाम क्या है, सेवाड़िया। तो जो सेवाड़िया है गांव, इस सेवाड़िया में एक पशु मेला लगता है, उसको सेवाड़िया पशु मेले के नाम से वो जाना जाता है। सांचौर जिले का सबसे बड़ा पशु मेला है, कौन सा, सेवाड़िया पशु मेला। और ये कहाँ पर है, रानीवाड़ा के बिल्कुल 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर ये मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था बाबा रघुनाथपुरी का मेला, वो भी चैत्र महीने में लगता है और ये भी चैत्र महीने में लगता है। ये कब से कब तक लगता है, एकादशी से पूर्णिमा तक, 11 से पूर्णिमा तक। 11 एकादशी का मतलब होता है 11 और पूर्णिमा तक लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने, 5 दिन तक लगता है। इसके बाद में राज्य की सबसे बड़ी दूध की डेयरी है वो रानीवाड़ा में है। कौन सी है, सरस दूध की डेयरी। कौन सी, सरस दूध की डेयरी है, वो कहाँ पर है, रानीवाड़ा में। ये राज्य की अपने सबसे बड़ी दूध की डेयरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे दिया हुआ है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। इस नर्मदा नहर परियोजना को जालोर की जीवनदायिनी कहा जाता था। अब जालोर की जगह अब ये क्या हो जाएगा, सांचौर की जीवनदायिनी, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर भाग है वो सांचौर के अंदर है। तो पहले ये जालोर जिले का भाग था सांचौर, लेकिन अब सांचौर अलग हो गया है। तो अब याद रखना ये जालोर की जगह किसकी जीवनदायिनी हो जाएगी, सांचौर की। देखिए सरदार सरोवर है, ये गुजरात में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है ये बांध, गुजरात में। ये अपना पड़ोसी राज्य है, कौन सा है, गुजरात है। यहाँ सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। यहाँ से ये नहर निकाली गई है जो कि अपने राजस्थान में प्रवेश होती है सांचौर से। सांचौर में एक जगह है सीलू गांव। कौन सी जगह है, सीलू गांव। तो सीलू गांव से इसकी एंट्री होती है और यहाँ से फिर ये सांचौर से होकर और थोड़ा आगे की तरफ गुड़ा मालानी तक पहुँच जाती है। सांचौर के अंदर इस नहर से बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है और बाड़मेर के गुड़ा मालानी के आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ से जो पानी है वो कुछ जालोर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तो वो वहाँ तक भी इसका पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। लेकिन स्पेशली सांचौर के अंदर इससे बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है। सांचौर का जो रेगिस्तानी एरिया है उसको एकदम हरा भरा कर दिया इस नर्मदा नहर ने।
ठीक है। तो स्पेशल याद रखना कि इसका जो एंट्री पॉइंट है वो सांचौर जिले के सीलू गांव से है। ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पर जो है जो फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। नर्मदा नहर परियोजना से किस तरह की सिंचाई की जाती है? फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। ठीक है। तो अपने को यहाँ पर यही फैक्ट याद रखना है कि इसका जो प्रवेश द्वार है, एंट्री पॉइंट है वो पहले जालोर में था, लेकिन आज की तारीख में कौन से जिले में आता है? सांचौर में आता है। जगह कौन सी है? सीलू गांव। कभी पूछ ले कि नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 74 किलोमीटर। और स्पेशली ये जो सांचौर है, सांचौर में ये लगभग 64 या 65 किलोमीटर है। ठीक है। और 7-8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर के लगभग का ये बाड़मेर वाले हिस्से में आती है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अजमेर की नागपाड़िया है। कौन सी जगह है? अजमेर की नागपाड़िया है। यहाँ से निकलने के बाद में ये नागौर में आती है। नागौर के बाद में ये ब्यावर में बहती है। ब्यावर के बाद में ये जोधपुर, बालोतरा और उसके बाद बाड़मेर होती हुई सांचौर के कुछ भाग में बहने के बाद में कच्छ के रण में गिर जाती है। तो याद रखना लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र 7 जिलों में है। कितने जिलों में? 7 जिलों में। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो अजमेर से तो इसका उद्गम होता है, फिर ये नागौर में बहती है, कुछ भाग इसका फिर ब्यावर में आता है। ब्यावर में बहने के बाद में जोधपुर, जोधपुर से फिर बालोतरा, बालोतरा से फिर बाड़मेर और बाड़मेर से फिर ये कहाँ आती है? सांचौर के कुछ भाग में बहने के बाद में कच्छ के रण में चली जाती है। अब इसमें याद यही रखना है कि ये पहले अपन पढ़ते थे कि जालोर जिले में बहती है। कौन से जिले में? जालोर जिले में। तो अब ये जालोर जिला हट गया है, अब जिला कौन सा आ गया है? सांचौर जिला। तो अब ये लूनी नदी का जो अंतिम बहाव क्षेत्र है वो कौन सा जिला है? सांचौर जिला है। तो लूनी बेसिन में अब जालोर जिले की जगह सांचौर जिला आता है। कौन सा जिला आता है? सांचौर जिला आता है। सांचौर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं, नेहड़ा कहते हैं या नेस्टा कहते हैं। क्या कह सकते हैं? नेहड़, नेहड़ा या नेस्टा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे दिया हुआ है भारत का प्रथम नेशनल हाईवे जहां आपात लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। वो नेशनल हाईवे कौन सा है? 925A। ये 925A कहाँ है? याद रखना, सांचौर जिले में है। कौन से जिले में है? सांचौर जिले में है। और सांचौर जिले में एक जगह है गांधव। कौन सी जगह है? ये गांधव के पास में है, वहाँ पर ये आपात लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। कौन से नेशनल हाईवे पे? याद रखना 925A पे। इसके अलावा दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 जिसका पुराना नंबर था 15। ये 15 या नेशनल हाईवे जो नया नंबर है 68, ये सांचौर से होके गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? सांचौर से होके गुजरता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक है। इसके अलावा सांचौर में ईसबगोल, जिसको घोड़ा जीरा भी कहते हैं, और जीरा, इन दो चीज़ों के उत्पादन में सांचौर का नंबर 1 है। सांचौर का स्थान राजस्थान में क्या है? प्रथम है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सांचौर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन सारे फैक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम में गहराई से नहीं पूछेंगे। बेसिक है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।